हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो आज की क्लास है क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 5 है साइंस का, सेपरेटिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हम सब्सटेंस का, मटेरियल्स का या सब्सटेंस का जो सेपरेशन है वो किन किन मेथड से कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यानी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो देखो, ठीक है, पेज नंबर ओपन कर लो आप अपनी बुक का 49 और देखते हैं। द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर टू सॉलिड आर कलर है, साइज है, शेप है, वेट है, अट्रैक्शन बाय द मैग्नेट है या सॉलिडिटी इन द लिक्विड सच एज वाटर। लेट अस स्टार्ट द सम मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कि जो सेपरेशन करें तो देखो, मिक्सचर्स जो होते हैं उनमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग टाइप से क्या होती है, घुली मिली होती है। तो हम उनको उनके कलर से, उनके साइज से या फिर उनके वेट से या फिर बाय द यूजिंग मैग्नेट के द्वारा हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है थ्रेशिंग और द विनोइंग। ठीक है, थ्रेशिंग जो किससे में काम आती है आपको पता है। ठीक है, यानी कि ग्रेन्स को अलग करने के काम आती है। विनोइंग भी ग्रेन्स को अलग करने के लिए काम आते हैं। तो देखो, यानी ग्रेन्स में से चाप को अलग करने के लिए काम आते हैं। तो देखो, आफ्टर द बीन ऑफ राइस क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब हम, ठीक है, गेहूँ या राइस की क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड, तो उनमें से हम जो दाने हैं उनको सेपरेटेड करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन सेपरेट ऑफ ग्रेन्स द स्टॉल। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टॉल करते हैं। दिस इज नोन एज द थ्रेशिंग, यानी इसको थ्रेशिंग हम बोल सकते हैं, यानी कि थ्रेशर में डाल के हम उनको ग्रेन्स को अलग करते हैं। इट इज डन आइदर बाय द, देखो, बीटिंग ऑफ द स्टॉल्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द हार्ड सरफेस, या तो स्टॉल मतलब होता है गुच्छा, जैसे वीट का गुच्छा होता है ना गेहूं की फसलों का, तो उसको या तो फिर हम कोई हार्ड सरफेस पे पटक पटक के ऐसे पीटते हैं। ठीक है, जो ये ओल्ड मेथड था, यानी कि एंशिएंट टाइम में हम इस प्रकार से अलग सेपरेशन करते थे। आजकल तो जो मॉडर्न टाइम हो गया है, तो आजकल काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तो हम वो वाला थ्रेशरिंग यूज करते हैं। तो बाय द, देखो, टेम्पलेटिंग ऑफ द हार्वेस्ट व्हीट ऑफ राइस यूजिंग एनिमल्स बाय द यूज ए मैकेनिकल थ्रेशर। ठीक है, और पहले एनिमल्स का यूज करते थे थ्रेशिंग में, यानी कि एनिमल्स को उनके ऊपर चढ़ाया जाता था ताकि वो दबाव से या प्रेशर से वो दाने ग्रेन्स के अलग हो जाएं। ठीक है, और आजकल हम मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखो, द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स ऑफ द ग्रेन एंड चाप सो ऑब्टेन। ठीक है, फिर ग्रेन्स जो है अलग से हो जाता था और चाप भी उसके साथ में हमें प्राप्त होता था। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन इज द हैवियर देन चाप। और देखो, ग्रेन्स थोड़े हैवियर होते हैं, यानी कि वजन में ज़्यादा होते हैं चाप से, तो इसलिए अगर हम विनोइंग प्रोसेस करते हैं, विनोइंग का मतलब है बरसाना या फिर मतलब हवा के वेग से या फिर हवा की स्पीड से जो है चाप उड़ के दूसरी जगह चला जाता है और ग्रेन्स जो है प्रॉपर पैलेस पर सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो द मिक्सचर इज अलाउड टू द फॉल फ्रॉम ए हाइट, यानी उसको हाइट से हम उड़ाया जाता है ना, हमारे घरों में भी करते हैं, जैसे दानों को ऐसे हाइट से उड़ाया जाता है ताकि चाप अलग हो जाए और जो ग्रेन्स है वो भी अलग नीचे सेटल्ड हो जाए। वाइल द ग्रेन्स फॉल डाउन आर मोस्टली वर्टिकल, तो ग्रेन्स तो वर्टिकल यानी बिल्कुल नीचे गिरेंगे, बाकी चाप जो है हवा के वेग से उड़ जाएगा। द चाप फॉर्म्स ऑफ द लिटिल डिस्टेंस अवे ऑफ द टिप ऑफ ग्रेन, द प्रोसेस इज नॉट विनोइंग, तो इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हैंड विनोइंग एंड द थ्रेशरिंग। ठीक है, थ्रेशरिंग के बाद में विनोइंग का प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपना या फिर नेक्स्ट जो मेथड्स हैं वो हम देखते हैं हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से पिक करके या हाथ से मतलब उठा के और अलग करना। जैसे हम राइस में करते हैं ना, राइस को बनाने से पहले हम उनमें देखते हैं कि कोई स्टोन्स पीस या फिर कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है, कोई मिट्टी का है ना टुकड़ा तो नहीं है, तो फिर अनडिजायबल जो चीज़ें होती हैं उनको हम हाथ से देख के और उठा के उनको अलग करते हैं। दैट इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग मेथड। ओके, अनडिजायबल सब्सटेंस सच एज, देखो, पीस ऑफ द स्टोन्स इज राइस एंड दाल कैन बी सेपरेटेड, है ना, दाल पकाने से पहले दाल को भी हम इस प्रकार से देखते हैं ताकि उनमें से जो अनडिजायबल सब्सटेंस है उनको हम अलग कर सकें। बाय द हैंड पिकिंग दिस इज द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अनडिजायबल सब्सटेंस आर द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द कोडिंग इन कलर। ये तब पॉसिबल होता है क्योंकि वो थोड़े कलर में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, शेप ऑफ साइज में भी डिफरेंस होते हैं। दिस मेथड इज द कन्वेंस व्हेन द अनडिजायबल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। और ये मेथड कब यूज कर सकते हैं, जब जो अनडिजायबल जो प्लांट्स अनडिजायबल जो क्या होते हैं स्टोन पीस वगैरह होते हैं वो सम क्वांटिटी में होते हैं, यानी कुछ मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसे दाल में हम दालें लाते हैं बट क्या पता कुछ एक दो
या 10-5 कुछ स्टोन के टुकड़े वगैरह पड़े हों या फिर मिट्टी के कुछ टुकड़े पड़े हों, ठीक है, या फिर कोई चाप का पड़ा हो। इसलिए मतलब जो कम क्वांटिटी का अनडिजाइबल सब्सटेंस होते हैं तो हम ये हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह हैंड पिकिंग मेथड को यूज कर लें, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है वो है सीविंग, ठीक है। सीविंग का मतलब होता है छानना या देखो, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सचर हैविंग पार्टिकल्स डिफरेंट साइज, जब अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं और ए सीविंग कैन बी यूज टू द सेपरेट देम, तो हम एक ही चालनी का यूज करते हैं। द साइज ऑफ द पोर्स इन द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेपरेटेड। तो यानी कि जो सीव का जो साइज होता है वो पार्टिकल के साइज से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, ताकि जो पार्टिकल्स आसानी से निकल सकें। ए सीव विथ फाइन पोर्स इज यूज्ड टू द सेपरेट अनडिजाइबल सब्सटेंस इन फ्लोर। जैसे हम आटा छानते हैं ना घरों में, तो हम आटा छानते हैं ताकि चाप जो है वो ऊपर रह जाए और आटा नीचे निकल जाए, ठीक है। बिग पोर्स इज यूज्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइज ऑफ द सेपरेटेड स्टोन्स एंड सैंड। और जो बड़े वाले जो सीव होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट यानी जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह का निर्माण होने का काम चल रहा है, तो वहाँ पर हम जो कुछ बजरी वगैरह होती है सैंड है ना, तो उसको अलग करने के लिए भी या फिर उसमें से मोटे टुकड़ों को हटाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। बाकी का नॉर्मल सीव हम घर में भी यूज करते हैं। ए सीव विद द हाँ ये हो गया। ए सीव इज ऑफ्टन यूज्ड एट होम टू सेपरेट द बिगर पार्टिकल्स व्हीट फ्लोर, यानी आटा को छानते हैं। एंड हाउएवर दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन हेल्थी प्रैक्टिस नाउडेज एज द बिगर पार्टिकल्स ऑफ द रफेज आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, यानी जो रफेज का बिगर पार्टिकल्स होता है वो उसमें से दूर होके हट जाते हैं। नेक्स्ट ये मेथड हो चुका है, सीविंग का हो चुका है, मतलब बाई हेड पिकिंग का तो हमने कर लिया था, बाई सीविंग का कर लिया है ना, और थ्रेशिंग और विनोइंग का हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं वो है सेडिमेंशन, ठीक है। सेडिमेंशन और डिकेशन, देखो इन सॉइल सब्सटेंस विच आर हेवियर देन द वाटर, यानी जो वाटर से हेवियर होते हैं ऐसे सब्सटेंस और सॉइल होते हैं मतलब घुले हुए होते हैं, कैन बी सेपरेटेड by the sedimentation or decantation. Sedimentation is the process in which heavier particles of insoluble solid in liquid settle down and the practice that the settle down of the sedimentation. तो देखो जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मान लीजिए जैसे पानी में हमने कुछ पार्टिकल्स घोल दिए हैं जो हेवियर होते हैं, ताकि वो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे गंदा पानी आता है, मिट्टी का छिछरा पानी आता है, तो हम देखते हैं कि मिट्टी कुछ देर के बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, सेडिमेंशन और डिकेशन का जो प्रोसेस होता है साथ साथ होता है, यानी कि पार्टिकल्स का नीचे सेट डाउन होना होता है सेडिमेंशन, ठीक है। और डिकेशन क्या होता है, देखो द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट द डिस्टर्बिंग ऑफ द सेडिमेंट्स। और वो नीचे मिट्टी जम गई है, अब वो तो जम गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पानी को अलग करते हैं, यानी उनको जमी हुई मिट्टी को बिना डिस्टर्ब किए हम पानी को अलग कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकेशन, ओके। तो इफ ए सॉलिड इज डिसॉल्व इन ए लिक्विड डिकेशन कैन नॉट बी सॉलिड टू सेपरेटेड देम। तो देखो अगर देखो तो ये मेथड हो चुका है। अब हम जो अगला अपना जो मेथड है नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, यानी किसी चीज़ को फिल्टर करना या फिर, ठीक है, फिल्ट्रेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन वाला जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है, और आपको, ठीक है, जितना आपको पढ़ा मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उतना आप रेड लीजिए, और बाकी की जो प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 उसका, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी रख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय। हेलो, वेलकम, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 5th है, ठीक है, उसके पेज नंबर 50 पे सीविंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, अंडरस्टैंड, तो चाय को छानना यानी कि उसको फिल्टर करना हो गया, ठीक है।
और ये भी एक तरह से हमारा सेपरेशन का मेथड है। देखते हैं इसके बारे में। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, यू पोर द टी थ्रू a strainer which is the wire of the plastic mesh. The tea leaves are left behind the strainer, यानी कि जब हम इनको छानते हैं तो टी लीव्स होती है वो ऊपर रह जाती है और बाकी का जो हमारा चाय होता है वो नीचे पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉट फिल्ट्रेशन। सिंपल है, बहुत सबसे आसान प्रोसेस है आपको समझने का, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन कहलाता है। आगे देखो, द स्टेनर एक्ट्स एज ए फिल्टर, ठीक है। द सेम स्टेनर कैन नॉट बी यूज्ड टू द सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। तो यानी कि ये वाला जो स्टेनर है, यानी कि जो आपको चालनी है, छलनी है, जो भी है, ठीक है, तो हम इसको मिट्टी मिले हुए पानी को छानने में यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मड आर वेरी थ्रू क्या फाइन एंड द पास विल बी द थ्रू द होल्स, यानी कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि पास हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर दिस वी नीड ए फाइन फिल्टर। तो हमें इसके लिए फाइन फिल्टर चाहिए, यानी कि अच्छा वाला फिल्टर चाहिए जो मड पार्टिकल्स को भी रोक सके। अंडरस्टैंड? तो हम उसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं? फिल्टर पेपर। यानी कि फिल्टर पेपर आता है जो इसी पर्पज के लिए आता है। आगे देखो, दिस फिल्टर पेपर हैज़ फाइन होल्स। इसमें छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, विच अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू, यानी जो कि पानी को अलाउ कर देते हैं बट मड पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते। एट होम्स एंड इन ऑफिस, ठीक है, द स्कूल्स स्पेशल टाइप ऑफ द फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज ड्रिंकिंग वाटर। यानी पानी को छानने के लिए हम इस टाइप के फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। इन दीज फिल्टर्स आर पोर्स पोर्ट made of the ceramic is used a filter as the water passes through the fine pores, the solid impurities filtered out, यानी कि पानी निकल जाता है और सॉलिड जो impurities होती है, अशुद्धियाँ होती है, वो ऊपर रह जाती है। In some of these filters, especially type of the light called ultraviolet light is used to kill the germs in the water। और वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट जो हमारा रेज है, यानी कि लाइट है, उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिल्ट्रेशन, ठीक है, बाय द यूज ऑफ द फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हम चलते हैं लोडिंग। ओके, तो देखो, इफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड आर वेरी फाइन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, सस्पेंडेड मतलब जो घुले हुए पार्टिकल्स हो, दे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। तो क्या है, वो सेटल डाउन होने में, यानी कि उस मिक्सचर से सेटल डाउन यानी नीचे बैठने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, पार्टिकल्स ऑफ द क्लेज मडी वाटर, यानी कि जो मैला पानी होता है या फिर मिट्टी का मिला हुआ पानी होता है, तो उसमें से मिट्टी को बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। एंड देयर सेडिमेंशन टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि पानी का निथरना या नीचे बैठना, ठीक है, पानी में से मिट्टी का नीचे बैठना है, पानी का निथरना सेडिमेंशन कहलाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो, लोडिंग इज द मेथड ऑफ द स्पिनिंग ऑफ sedimentation by the particles. Heavier alum is a solid which is soluble in water. It used to the load substances clay particles in water, यानी कि alum का यूज किया जाता है, ठीक है। This dissolved particles of the alum load the fine particles to clay in the water. They become heavier, यानी कि जो alum यूज किया जाता है, इससे क्या होता है, जो particles होते हैं किसके, मिट्टी के, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यानी जल्दी बैठ जाते हैं। जो लोट ऑफ टाइम पहले लेते थे वो नहीं लेते हैं। एंड सेटल डाउन क्विकली, और जल्दी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस। और लोड क्या है यहाँ पर, एलम। अंडरस्टैंड? यानी कुछ ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिससे वो सेटल डाउन जल्दी हो जाए। आगे देखो, लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर ऑब्वियसली नेचुरली व्हेन इट इज रेन, है ना भाई, जब बरसात होती है, ठीक है, तो एयर के पार्टिकल्स अपने आप ही क्या होते हैं, लोड होते हैं। द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स लोड द डस्ट पार्टिकल्स विद द वाटर, यानी कि बरसात की बूंदें होती है वो नीचे आके मिट्टी में मिलती है, यानी कि लोड होती है। दिस बिकम हैवियर एंड क्विकली सेटल डाउन ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ में सेटल डाउन हो जाती है। अंडरस्टैंड? चलो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड्स ऑफ द सेपरेशन, ठीक है। यानी कि जो हम सेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं उनके एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशन मतलब यूजेज क्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहला है ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो भी हम सेपरेशन यूज करते हैं, जैसे पानी का सेपरेशन हम जब भी यूज करेंगे एक शुद्ध पानी पीने के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो देखो, टैप वाटर सप्लाइड फॉर द अप्रोच इज द फर्स्ट क्लीन एंड द वाटर वर्क्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लोज। पहला देखो, सेडिमेंशन एंड द डिकेंशन इज द डन बाय द रिमूव लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इम्प्योरिटीज, यानी सेडिमेंशन और डिकेंशन जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो हम करते हैं।
एलम इज देन एडेड टू द वाटर, फिर वाटर में एलम ऐड किया जाता है ताकि उसमें से जो जम्स हैं वो किल हो जाएं, खत्म हो जाएं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग, अभी मैंने बताया था, ओके। और जो कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स है वो शटल डाउन हो जाए क्विकली, ओके। आगे देखो, द वाटर इज देन फिल्टर्ड बाय द पासिंग थ्रू द सैंड फिल्टर, और उसके बाद हम सैंड फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं ताकि वाटर अच्छे से फिल्टर हो जाए। जब सार फिल्ड बाय द क्लोरीन, और क्लोरीन से भी जम्स को खत्म किया जा सकता है, पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, ठीक है, जम्स को खत्म करने के लिए। तो ये प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन का। नीचे आपको एक आपको वो दिखा रखा है डायग्राम, तो ये भी देख लो अच्छे से, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द वाटर वर्क्स। तो देखो जहाँ पे पानी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, जो आपको दिखा रखा है, ठीक है, सेम उसी टाइप से किया जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले वाटर को इनटेक करते हैं पंप से, उसके बाद में एलम ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद में सैंड फिल्टर में जाता है, सैंड फिल्टर में जाके क्लोरीन मिलाते हैं, फिर जाके स्टोरेज टैंक में जाता है, और फिर स्टोरेज टैंक से हमारे हाउस में यानी घरों में आता है। आगे देखो, सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स, यानी कि घुले हुए जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको हम लिक्विड से कैसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। तो देखो, जो मेथड है वो है एवोपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि किसी चीज़ को गर्म करके उसको गैसेस फॉर्म में चेंज करना होता है, वाष्पीकरण। तो देखो, सी वाटर कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट, आपको पता है सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड इज मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय द एवोपोरेशन। सी वाटर जो हम मिट्टी में नमक जो हम प्राप्त करते हैं वो एवोपोरेशन से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ सी वाटर भर लिया किसी बर्तन में, सपोज करो, अगर उस बर्तन का पानी हवा के एवोपोरेट होके, हीट से एवोपोरेट होके जब ऊपर जाएगा, देन एक कंडीशन आएगी कि वो हमारे जो बर्तन है उसमें क्या बचेगा, सिर्फ नमक बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिग स्केल पे या फिर लार्जर स्केल पे नमक का उत्पादन किया जाता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन द स्वालो पॉन्ड्स आर अलॉटेड टू एवोपोरेट इन द सन, ठीक है, यानी पॉन्ड्स में इनको कलेक्टेड किया जाता है ताकि सनलाइट के कारण पानी एवोपोरेट हो सके और सॉल्ट फॉर्म हमें मिल जाती है। अंडरस्टैंड? सॉल्ट इज बिहाइंड लेफ्ट, यानी बच जाता है, पानी पानी उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है। तो इस एवोपोरेशन का यूज जो है हम सॉल्ट प्रोडक्शन में भी करते हैं, ओके। आगे जो आपका टॉपिक है वो है डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डिस्टिलाइजेशन देखो क्या होता है, तो डिस्टिलाइजेशन के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और चलो, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो हम डिस्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और अब तक आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है। 4 चैप्टर तो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लर्न करना है क्योंकि आपका टर्म स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम एवोपोरेशन के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम देखते हैं डिस्टिलाइजेशन, ओके। हम पढ़ रहे थे फिल्ट्रेशन के मेथड, तो उनमें हम डिस्टिलाइजेशन मेथड आज देखेंगे। तो देखो, डिस्टिलाइजेशन होता क्या है, डिस्टिलाइजेशन इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन से जिसमें 2 लिक्विड हों उनमें से किसी भी एक लिक्विड को प्योर मात्रा में, ठीक है, पाना ही क्या है, डिस्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज हीटेड सो दैट द लिक्विड एवोपोरेट, यानी सॉल्यूशन को हीटेड किया जाता है जिससे लिक्विड क्या हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है, और बाकी का जो वाटर वेपर है उसको कंडेंसेशन के द्वारा, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्या है, ठंडा कर लिया जाता है, दे कंडेंसेशन टू गिव द प्योर लिक्विड, ठीक है। और जो कंडेंसेशन से जो लिक्विड मिलता है प्योर लिक्विड मिलता है। तो देखो, डिस्टिलाइज्ड वाटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी ऑब्टेन दिस वे, ठीक है, यानी लेबोरेटरी में जो डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है वो इसी वे से ही निकाला जाता है। ए स्पेशल एप्लिकेशन इट यूज्ड टू द डिस्टिल्ड वाटर कंटेनिंग डिसॉल्विंग प्रोटीन इज कीप्ड इन ए फ्लास्क, और पानी में मिली हुई जो अशुद्धियां हैं वो फ्लास्क में ही रह जाती है, क्योंकि पानी जो होता है वेपर बन के उड़ जाता है, और उड़ने के बाद में ऊपर जाके वो कंडेंसेशन के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और कोल्ड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्वस कंडेंसर, ठीक है, लिक्वस कंडेंसर बोलते हैं। लिक्वस एक साइंटिस्ट थे जिनके आधार पर इसको लिक्वस कंडेंसर बोलते हैं। इट्स फिटेड टू द फ्लास्क टू कूल द वाटर वेपर, जो कि लिक्वस जो कंडेंसर होता है वो फिटेड होता है किसके, फ्लास्क के साथ में, और क्या काम आता है, वाटर वेपर को कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ठंडा करता है। कोल्ड वाटर इज मेड ऑफ द फ्लो थ्रू द कंडेंसर।
एज द वाटर इज द फ्लास्क इज हीटेड इट एवोपोरेट, एट द वाटर और फ्लास्क इज हीटेड एवोपोरेट, यानी कि वो वाष्प में बदल जाता है। देखो इट एवोपोरेट द वाटर वेपर्स कूल्स एंड condensation is the liqueous condition, the drop of distillation water formed are the collected in the flask। देखो look at this, इसका नाम है डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना। देखो यहाँ पर एक फ्लास्क होता है जिसमें हम कोई पानी लेते हैं या फिर कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन को हम हीटेड यानी हीट करते हैं, हीट करने के बाद में जो ठीक है ये पानी जो है उबलना स्टार्ट करता है और वाटर वेपर बन के ऐसे ऊपर जाता है और इस यानी इसको बोलते हैं क्या लिक्वस कंडेंसर। इस लिक्वस कंडेंसर में जाके ठीक है और वाटर वेपर होता है, वाटर देखो जरा आउट हो जाता है और ठीक है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसके द्वारा जो शुद्ध पानी है यानी प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है ठीक है, और जो अशुद्धियाँ हैं वो इसी में ही रह जाती है इम्प्योरिटीज ठीक है। ओके आगे हम देखते हैं, बात करते हैं सेपरेटिंग लिक्विड्स। तो देखो यू हैव सीन दैट लिक्विड्स में भी मिसिबल और इमिसिबल ठीक है। मिसिबल का मतलब होता है घुलनशील और इमिसिबल का मतलब होता है अघुलनशील ठीक है। तो लिक्विड दोनों ही तरह के होते हैं ठीक है। इफ यू विग्रोसली मिक्स ऑयल एंड वाटर इन ए बीकर, अगर आप जल्दी ही ऑयल और वाटर को बीकर में मिक्स करना चाहोगे एंड ठीक है चाहोगे एंड लेट द बीकर स्टैंड फॉर द सेम टाइम। देखो द ऑयल एंड द वाटर विल सेपरेटेड, यानी पानी और ऑयल यानी कि तेल, इन दोनों को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। देखो ऑयल विल फॉर्म ए सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, यानी पानी के ऊपर ऑयल की एक सेपरेट लेयर अपने आप ही आ जाती है। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, ये क्या है इमिसिबल है यानी कि ये घुलनशील नहीं है। आपको पता है अगर घुलनशील होता तो पानी और जो तेल होता है वो दोनों इंटरमिक्स होते, बट ऐसा नहीं होता है ठीक है। जो ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। बाय केयरफुली टिल्टिंग द बीकर इट इज पॉसिबल टू pour out of the top layer of the oil, the action can be used to separate two immiscible liquids ठीक है। यानी ऐसे लिक्विड्स जिनको हम इमिसिबल होते हैं यानी ज़्यादातर घुलनशील नहीं होते हैं, उनको डिकैंशन प्रोसेस के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब देखो ए सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। इट हैज़ ए स्टॉपर विच कैन बी यूज टू ड्रेन आउट, और इसमें एक स्टॉपर होता है जिसको हम स्टॉप करके हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं ठीक है, और लिक्विड जो होता है बॉटम में सेट हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो मिसिबल है यानी कि एक दूसरे में पूरी तरह घुलनशील है, उनको हम किस टाइप से सेपरेशन कर सकते हैं ठीक है। तो देखते हैं चलते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि मिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल से क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। एक होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन जो हमने पढ़ा है, जैसे वो यूज होता है सॉलिड और लिक्विड से, जैसे मान लीजिए नमक का जो डिस्टिलेशन किया जाता है ठीक है, नमक को जो पृथक किया जाता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही पृथक किया जाता है। बट ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है देखो इसमें कुछ अलग होता है। क्या होता है देखो इसमें टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है ना फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी मैटर या फिर एनी लिक्विड्स। कैसे देखो टू मिसिबल लिक्विड्स यानी दो मिसिबल लिक्विड्स है जो एक दूसरे में इंटरमिक्स है, हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ठीक है, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे उबलने लगते हैं नो ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वाटर और अल्कोहल दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। देखो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल, यानी कि दोनों को अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से हीटेड करते हैं। ध्यान से देखना सबसे पहले अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से हीटेड करते हैं विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी की तुलना में क्या होता है कम होता है ठीक है ना। तो देखो द अल्कोहल एवोपोरेट एंड इट इज कलेक्टेड बाय द कंडेंसेशन, तो अल्कोहल क्या होता है एवोपोरेट हो जाता है ऊपर उड़ जाता है और वो कंडेंसेशन के द्वारा लिक्विड जो वो लगा रहता है कंडेंसेशन उसके द्वारा वो अलग से ही स्टोर कर लिया जाता है
अंडरस्टैंड। और अल्कोहल गया तो क्या बच गया, वाटर, तो जो बचा कुचा है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो इस प्रकार हम वाटर और अल्कोहल दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो दोनों क्या है, मिसिबल है और दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ओके, चलो अगला देखो, सेपरेटिंग यूजिंग मोर देन वन मेथड। देखो अब आप हाउ, देखो काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक से ज़्यादा मेथड यूज करके सेपरेट करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, सपोज करो जैसे सैंड और सॉल्ट दोनों का मिक्सर लो आप, मिट्टी और नमक का, तो यू हैव टू यूज द टू मेथड टू फिल्ट्रेशन और एवोपोरेशन। तो इनको अलग अलग करने के लिए आपको दो मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक एवोपोरेशन करना पड़ेगा। जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो सैंड अलग हो जाएगी, और एवोपोरेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वन आफ्टर द वन, यानी कि वन आफ्टर द वन का मतलब एक एक, ठीक है, पहले एक प्रोसेस करेंगे उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो देखो ऐड वाटर टू द सैंड एंड द सॉल्ट मिक्सर, यानी कि मिट्टी और नमक इनके मिक्सर में पानी ऐड करो, कर दिया आपने, वेरी गुड। द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो पानी जो है, सॉरी पानी में क्या घुल जाएगा, नमक तो घुल जाएगा। सेपरेट द सैंड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन, तो नमक घुल जाएगा तो क्या बच जाएगी, सैंड बच जाएगी। तो पानी को दोबारा हम क्या, जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो पानी तो निकल जाएगा, यानी कि नमक भी निकल जाएगा पानी के साथ में, क्या बचेगा, मिट्टी बचेगा, सैंड बचेगा। तो हो गया ना अलग अलग। ओके, अब सैंड अलग हो गया, अब बात रही कि पानी और किसको, सॉल्ट को अलग कैसे करेंगे। तो पानी को फिर से हीट करेंगे और हीट करने के बाद में जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाएगा और पानी में जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, वहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से मतलब कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें दो मेथड का यूज करके उनको सेपरेट करना होता है। चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होता है, घुलनशीलता। तो देखो क्या होती है, द शुगर यू एडेड टू द वाटर, यानी जिस पानी में आपने शुगर को ऐड किया है, when it sometimes dissolve in a liquid it breaks up to the individual molecules, यानी कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड में मिक्स होता है वो ब्रेक होता है, मतलब टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। those molecules spread out in between the molecules of the liquid, और वो मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फैल जाते हैं। जैसे नमक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पानी के साथ में मिलके ही क्या होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन नमक के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो दिस इज द वाई द वाटर टेस्ट स्वीट्स, इसलिए तो पानी क्या होता है, हमें मीठा लगता है। पानी का कोई वो होता है क्या टेस्ट, नो, बट हमें लगता है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस होती है उसमें। सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, और वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। द शुगर सीम्स टू बी डिसअपियर द वाटर, भाई शुगर जो होती है पानी में डिसअपियर हो जाती है, मतलब घुलनशील हो जाती है, तो हमें दिखाई नहीं देती। द शुगर एंड वाटर टुगेदर फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर, द वाटर हियर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब ध्यान देना, वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन होगा, जो घुलाने का काम करेगा, ठीक है, यानी कि किसी चीज को घुलाने का काम करेगा, घुलाने का मतलब घुलने का काम करेगा, वो सॉल्वेंट होगा। जैसे सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होता है, ध्यान देना, और एक होता है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट क्या होगा, जिसको घोलेंगे हम, ठीक है। अब जैसे नींबू पानी बनाएंगे, नींबू पानी, तो जो उसमें पानी यानी वाटर यूज करेंगे वो तो है सॉल्वेंट, और जो नींबू का रस यूज करेंगे, ठीक है, नींबू जूस, वो क्या है, सॉल्यूट, यानी कि जो कम मात्रा में यूज लेते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जैसे क्या बोलते हैं, चीनी और पानी, इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो चीनी क्या होगी वहाँ पर, यानी कि शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलायक और इसको बोलते हैं विलेय, यानी जो घुलाने का काम करता है वो विलायक होता है, और ये जो घुलने का काम करता है वो होता है विलेय होता है। तो देखो वाटर कैन बी डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, यानी पानी जो है बहुत ज़्यादा सब्सटेंस को अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए हमें ज़्यादातर जो सॉल्वेंट है ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, ठीक है। और देयरफॉर कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। किसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किसको, वाटर को, किसको, वाटर को। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, यानी कि जो ज़्यादातर जो है यही काम आता है सॉल्वेंट के रूप में, क्या, यूनिवर्सल, क्योंकि हम इसी में ही काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। आगे देखो
सम सब्सटेंसेस सच एज द वुड और सैंड टू बी नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, लकड़ी वगैरह जो होती है पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। अदर जैसे शुगर वगैरह होती है वो पानी में रैपिडली क्या होती है, डिसॉल्व होती है, घुल जाती है। लकड़ी बोलेगी क्या, नो। सब्सटेंस दैट डिसॉल्व रैपिडली इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलेंगे उनको सॉल्युबल बोलेंगे, यानी घुलनशील बोलेंगे, और जो पानी में नहीं घुलेंगे उनको इनसॉल्युबल बोलेंगे, यानी कि अघुलनशील बोलेंगे। ठीक है, चलो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम, यानी जब हम इसका फॉर्मेशन बनाते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। इट इज इजी टू गेट ब्लैक के बहुत इन द देयर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन, और इनको वापस उनकी दोबारा वही फॉर्म में हम ला सकते हैं। You have already seen that the salt can be obtained from the solution of salt and water by heating, है ना, till the water evaporates। जैसे हम, है ना, सॉल्ट को वापस ला सकते हैं ना, पानी में घुलाते हैं, लेकिन उसको वापस किए थे, है ना, कौन सा, मिट्टी वाला वो किया था उसमें। ठीक है, देयर वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन बाय द प्रोसेस, यानी कंडेंसेशन से पानी भी दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे जो है हम यहाँ से अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक रहा है, उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका जो PDF है वो आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका वर्क कीजिएगा, और 20 से आपके टेस्ट हैं। ठीक है, तो आप आपके टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, और आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं कुछ। ठीक है, थोड़ा उसको देखते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 है, नाम है इसका सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या है, सब्सटेंस को क्या है सेपरेशन करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। तो किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसमें मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद मी। तो देखो फर्स्ट जो पॉइंट है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमें पहले तो इसके बारे में क्या है हमें विवेक करना है। तो देखते हैं, जैसे नींबू पानी है, ठीक है, यानी लेमनेड इज द मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, शुगर एंड द वाटर। ये सारी चीज़ इसमें मिक्स होती है। ऑल दीज आर द कंपाउंड्स, ये सभी क्या कंपाउंड्स हैं। लाइक लेमनेड, मोस्ट सब्सटेंस अराउंड अस आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे लेमन जूस होता है या फिर लेमनेड होता है, इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे क्या है कंपाउंड है या फिर मिक्सचर्स हैं हमारे अराउंड अस। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, टैप वाटर, यानी कि जो आपका नल का पानी होता है कि कंटेंट्स में डिसॉल्व सॉल्ट, इसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं मिक्सर। और सी वाटर इज मिक्सर, सी है ना, उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं। और कॉमन सॉल्ट होता है जो हम फूड में कॉमनली यूज करते हैं वो वहीं से आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क। मिल्क भी क्या है मिक्सर है, क्यों, तो इसमें क्या वाटर कंटेंट्स होता है ना। ओके, फैट भी यानी क्रीम भी होता है और वाटर भी होता है। नेक्स्ट है वुड। वुड भी क्या एक तरह से मिक्सर है, क्योंकि सेलुलोज होता है और क्या होता है वाटर होता है वुड में, लकड़ी में सेलुलोज और वाटर। नेक्स्ट है एयर इज द मिक्सर ऑफ द सर्वल गैसेज। आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, सारी गैसें क्या होती है एक दूसरे से मिक्स होती हैं। तो एयर क्या है, एयर इज द मिक्सर। ओके, नेक्स्ट देखो मिक्सर्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी मिक्सर में क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, या 2 या 2 से हम ज़्यादा सब्सटेंस को लेते हैं। और फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिक्सर का वो ये है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं इनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है ना, कोई कितने ले ली, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे हमने पानी कितना लेते हैं लेमनेड में, चीनी कम लेते हैं, ठीक है, नींबू और नींबू बहुत ही कम लेते हैं। तो यानी कि इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है ना मिक्सर की, कितना ले सकते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब देखो अब किसी मिक्सर में अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। वेरी फ्यू कॉमन सब्सटेंस आर फाउंड इन नेचर, जैसे शुगर, सॉल्ट, क्रिस्टल आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है प्योर सब्सटेंस है। सो आर द केमिकल फाउंड इन द लैबोरेटरी और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, यानी लैबोरेटरी में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड फाइंड किए जाते हैं वो भी क्या है अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो देखो टाइप डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूट देखो यानी किसी भी मिक्सर में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या तो उनके कंपोनेंट्स बोलते हैं या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सम टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूएंट आर अनप्रॉपरली स्प्रेड अबाउट द मिक्सर, ईच पार्ट ऑफ द मिक्सर
हैज द सेम प्रॉपर्टी, यानी कि सच एज मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस क्या होता है और ठीक है हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो मिलके ही एक कंपाउंड को बनाते हैं, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इफ यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर और वाटर ऑफ द एवरेज पेयर्ड फॉर्मिंग ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द मिक्सचर यू टेक, इट विल बी द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जैसे चीनी और उसको हम मिला देंगे तो वो इतना मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में कि उनको फिर मुश्किल हो जाता है ना अलग करना। एयर आल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर, तो एयर में क्या होती है, हवाएं होती है सारी, ठीक है, मतलब सारी गैसेज होती है, तो सारी गैसेज हैं, तभी बहुत सारी गैसेज मिलके एयर बना रही है, तो दैट इज क्या है होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, इन सम मिक्सचर दैट देखो कॉन्स्टिट्यूशन आर द नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी, यानी मिक्सचर के जो ईच पार्ट होते हैं, ठीक है, उनमें सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें आयरन फिलिंग्स और सैंड, यानी मिट्टी में हम अगर कुछ आयरन फिलिंग्स यानी आयरन की जो है कील वगैरह मिला देते हैं, तो दैट इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे हेटेरोजीनियस, क्योंकि दोनों क्या है डिफरेंट चीजें हैं। ओके, इट विल बी हैव मोर आयरन फिलिंग्स एट द सम पैलेस एंड लेस ऑफ द अदर पैलेस, the iron and the sand molecules will be not be evenly spread in the mixture, therefore different parts of the mixture will be exhibiting different property of, ठीक है, a mixture of chalk is water। देखो अगर हम चॉक पाउडर को है पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो डस्टी एयर आल्सो क्या है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, तो ये क्या होगा हेटेरोजीनियस होगा, क्योंकि चॉक अलग दिखेगी पानी में और पानी अलग दिखेगा। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस और होमोजेनियस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द कांस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर में बी एनी रेशियो, बता चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले, कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, कितना भी ले सकते। आगे दे रिटर्न देयर इंडिविजुअली प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी ये अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं एक तरह से। दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कांस्टिट्यूएंट डू नॉट चेंज, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी ऑफ आयरन एंड द सल्फर टू बी डू नॉट चेंज दैट मिक्स ईच अदर, यानी कि सल्फर और आयरन को मिलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो जैसे आयरन फिलिंग्स और हम सैंड की बात करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सर के सेपरेट मेथड से क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं ना, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में हमने मान लीजिए कुछ आयरन फिलिंग्स को मिला दिया है तो हम उसको चुंबक की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो गया। और ठीक है, लेकिन अब कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो फॉर एग्जांपल यू कैन क्लियरली दैट स्टोन टेनी स्टोन इन द राइस एंड द सेपरेटेड देम, है ना, जैसे चावल होते हैं फिर गेहूं में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं हम उनको बाय हैंड पिकिंग क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है मिक्सर है। ठीक है, व्हाट कैन यू टेल बाय लुकिंग एट द ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप पानी के जो ग्लास है उसमें से जो केमिकल्स को अलग कर सकते हैं? नो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। अगर देखो सैंपल ऑफ वाटर गिवन टू यू एंड कंपेयर देम विद ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर द टू सच प्रॉपर्टीज, है ना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट होते हैं और बॉइल कर सकते हैं उनको। आगे देखो ए प्योर कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि अगर कोई प्योर कंपाउंड होगा या फिर प्योर सब्सटेंस होगा उसकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसी पे ही मेल्ट होगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। प्योर वाटर एट सी लेवल बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जो प्योर वाटर होता है वो सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, हाँ, बॉयल होता है। ठीक है, देयर आर डिसॉल्व सब्सटेंस इन द वाटर, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स गोज अप। अगर मान लीजिए उस पानी में कुछ और मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें मिलाई दी जाती है और उसको प्योर से इम्प्योर कर देते हैं हम, तो जो बॉइलिंग जो पॉइंट है वो बढ़ सकता है फिर घट सकता है। ठीक है, बाय द मेजरिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स यू विल नो वेदर द वाटर इज प्योर और नो नॉट, यानी कि अगर आपको, ठीक है, यानी कि हम वाटर को बॉईल करने के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर प्योर है या इम्प्योर है, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट बताया था। आगे देखो व्हाई इज सेपरेशन नेसेसरी,
अब हमने इस सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना है कि सेपरेशन नेसेसरी क्यों है, यानी कि जरूरी क्यों है। ठीक है, तो देखो टू रिमूव पहले सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट्स इन द ऑप्टेन नेसेसरी टू द सर्वर रीजन दीज आर द फॉलोज। तो पहला है ऐसा मतलब सेपरेशन करना क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट है टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो बिना काम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हटाना। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं जो सीरियल्स हैं, यानी कि अनाज में से, ठीक है, स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम हैंड पिकिंग के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो दैट इज डिजायरेबल पार्टिकल्स या डिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नहीं है, यानी बिना काम के डिजायरेबल मतलब जिनका हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जो हमें अनयूजफुल होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए सेपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आप अपने जो टेस्ट है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। Hello, good morning students, welcome to our class. Today's class for class 6 science. Okay, पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के काफ़ी सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज है हमारा, ठीक है, लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट। ओके, उससे पहले हमें दो पॉइंट्स हैं उनको भी देखना है, तो देखते हैं पेज नंबर 55 पे ओपन करें। ओके, different quantities of the different substance can dissolve in a fixed quantity of water. We say that different substances have different solubility in water. देखो अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। कोई किस मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ रहे हो, घुलनता या फिर घुलनशीलता, यानी घुलने की जो कैपेसिटी होती है वो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। तो अलग अलग तरीके से घुलता है, कोई कम घुलता है, कोई ज़्यादा घुलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ध्यान देना, यानी कि चीनी यानी शुगर की जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी में, ठीक है, वो इंक्रीज होती है कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट other substance in the water also increase with the temperature, however the solubility of the increase very little with temperature, यानी कि ज़्यादातर जो है सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या है, तो सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है वाटर। ठीक है, और वाटर में हम जब किसी चीज़ को ठीक है सॉल्युबल करते हैं या फिर घुलाते हैं या फिर मिलाते हैं, देन ठीक है जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। ओके, कुछ कंडीशंस होती है जिनमें डिक्रीज होती है, बट मोस्ट कॉमन क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम अपना अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट, यानी कि पानी का क्या महत्व है एज ए सॉल्वेंट, यानी कि एक सॉल्वेंट की तरह। ओके, देखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंस दैट वाटर इज द इनिशियल फॉर द लाइफ, यानी कि पानी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह ज़्यादा मात्रा में या फिर ज़्यादातर सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है, इसलिए हमारी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। देखो आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस अनलेस द सॉल्युबल इन द वाटर, यानी कि हमारी बॉडी भी जो हमारे फूड सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी अगर उनमें पानी की क्वांटिटी ना होगी तो। ठीक है, और देखो ना अपना डाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। फूड इज द रिड्यूस टू द सिंपल सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन द वाटर, यानी कि हमारा जो फूड होता है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन जो होता है, यानी कि डाइजेशन जो होता है वो सिंपल सब्सटेंस में डाइजेशन जो होता है वो पानी की हीट वगैरह होता है। ठीक है ना, बी डिसॉल्व इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और देखो हमें जो फूड से, यानी कि हमारे जो फूड यूज करते हैं, हमें जो फूड से न्यूट्रिशन मिलते हैं, देन वो न्यूट्रिशन भी पानी के साथ में मिक्स होकर हमारे बॉडी को दोबारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, यानी कि विदाउट वाटर, ठीक है, वी कैन नॉट, ठीक है, थिंक अबाउट ए लाइफ, बिकॉज यू नो दैट कि हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो भी वाटर से मिलके बनी होती है, यानी 70% हमारे बॉडी का वेट जो होता है वो है वाटर का वेट। ठीक है, बाकी 30% में हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं।
सर्वल वेस्टेज मटेरियल दैट प्रोड्यूस बॉडी आर डिसॉल्व इन द वाटर, यानी कि जो बेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं वो भी पानी में घुल के प्रोड्यूस होते हैं या फिर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकर इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, यू नो दैट, ठीक है, जैसे खाना पचना है या फिर जो भी हमारा है ना वेस्टेज का बाहर निकलना है, या फिर जो बहुत सारी हमारे अंदर बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, ठीक है। दे ऑल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वो सभी पानी की उपस्थिति में होती है, यानी विदाउट पानी के तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी फुल्ली क्या होती है, हाइड्रेट होती है, यानी पानी से ही बनी होती है। ओके, प्लांट्स कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली ऑफ द सॉइल वाटर, अब देखो प्लांट्स भी अपने जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं वो मिट्टी से, वो है पानी की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, यानी पानी के साथ में ही जाते हैं, और सोचो पानी नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। अगर देखो मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द रूट फ्रॉम द लीव्स आर द ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द सॉइल इन द फॉर्म, अब देखो मान लीजिए प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार कर लिया है, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाना है, तो ये काम जो करता है, ठीक है, वो भी किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, यानी कि एक तरह से सॉल्युबल फॉर्म में ही तो जाएगा, और सॉल्युबल कब होगा, जब वाटर होगा, जब सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट वाटर इज most important for our life. Okay, gases such as oxygen and carbon dioxide which are soluble in water are important for the survival of aquatic life. एक्वाटिक लाइफ मतलब जलीय जीव, है ना, जो पानी में रहते हैं, जैसे समुद्रों में रहते हैं या फिर तालाब में रहते हैं, नदी में रहते हैं, फिर कहीं भी जहाँ पर वाटर बॉडीज होती है, उनमें जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, चाहे वो प्लांट्स किंगडम से हो या फिर एनिमल किंगडम से हो, उन सब को, ठीक है, सॉल्युबल ऑक्सीजन या सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है ना। अब सोचो पानी नहीं होगा तो सॉल्युबल कहाँ से होगा, यानी कि गैसेज जो होगी वो किस में घुलेगी, पानी में घुलेगी, तभी तो वो जीवित रह सकते हैं, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट, फिश ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर देयर गिल्स, ठीक है, एंड इन वाटर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ इक्वाटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जो पानी में उगने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, जो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वाटर में, और उनको जो CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर से ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अट्रैक्ट ड्रिंक्स ऑफ द देयर टैंकी टेस्ट। आगे देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ध्यान देना, यानी कि गैस की, यानी गैसेज की सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज होती है, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादातर तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन गैसेस फॉर्म में अगर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर उल्टा होता है, ठीक है। चलो, डिसॉल्व गैसेस एक्सप्रेस फ्रॉम वाटर व्हेन इट इज हीटेड। इसलिए अब ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे पानी को हम गर्म करेंगे, सपोज करो पानी में कुछ गैसेस मिली हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दिस कैन इजीली टू सीन बाय द जेंटली हीटिंग वाटर इन अ पॉट, यू विल सी दैट स्मॉल बबल्स कमिंग आउट मच बिफोर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, दीज आर द बबल्स ऑफ द एयर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। और इसका कैसे पता लगेगा, देखो आपको पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ बबल्स निकलते हैं, ठीक है, बबल्स मतलब कुछ बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, वो बुलबुले कहाँ से निकलेंगे बताना, यानी जो वो बबल्स होते हैं वो पानी में घुली हुई गैस के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, फिर हीटेड करते हैं, तब वो बबल्स क्या होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, इधर देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये गैस के साथ में होता है, ठीक है। बाकी के ज़्यादातर जो मेटेरियल्स होते हैं उनके साथ में यही होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेटेरियल साथ में क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, ओके। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम इन आवर लाइफ, ठीक है। तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं इसे हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि सार्वभौमिक, यानी कि ज़्यादातर चीज़ों को, हमारी यूनिवर्स की ज़्यादातर चीज़ों को या फिर हमारे ज़्यादातर मेटेरियल्स को क्या कर लेता है अपने अंदर, सॉल्वेंट यानी कि घुल, ठीक है, घुला लेता है, यानी कि अपने अंदर सॉल्युबल फॉर्म में कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बोलते हैं, ओके। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कुछ मिल जाएंगे 1-2 दिन में आपको PDF के थ्रू, ओके। चलो, अब आपको करना क्या है, ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है एक बार, ओके। थैंक यू।